डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी वर्तमान में जयपुर जिले के कलेक्टर है। उनका जन्म हनुमानगढ़ जिले के धनासार गांव में हुआ। उन्होंने बीएससी, एमए, स्लेट, नेट, जीआरएफ और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान में उम्मीदों के चिराग, रेगमाल, रणखार, भरकमा जैसे काव्य और कहानी संग्रह शामिल है। उन्होंने कई काव्य संकलनों का संपादन भी किया है। उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार और मुरलीधर व्यास कथा पुरस्कार जैसे सम्मान मिल चुके हैं। वे विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और उनकी एक कहानी पर राजस्थानी फिल्म भरकमा बनी है। तालियों के साथ हम हमारे आज के अतिथि जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी का मंच पर स्वागत करते हैं। अब मैं विक्रम सिंह नाथावत सर से निवेदन करूंगी हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें। साथ ही मैं अभिषेक तिवारी सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। कार्यक्रम के मॉडरेटर पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार चांद मोहम्मद सर है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। शुक्रिया शैली। आज हमारे बीच में खास मेहमान हैं, जैसा कि शैली ने बताया, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जिनके मजबूत हाथों में राजधानी के ज़िले की कमान ही नहीं, एक मजबूत कलम भी है, जिसके ज़रिए वो कविता, कहानी लिखते हैं। हिंदी में लिखते हैं, राजस्थानी में लिखते हैं, और लेखन की भी अलग अलग विधाओं में वो माहिर हैं। तो आज जैसा कि हमने शीर्षक दिया लेखक से मिलिए, तो हमने ये नहीं लिखा कि आप कलेक्टर से मिलिए हम इनका जो लेखकीय जीवन है उस पर फोकस रखते हुए बात आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत आपका सर, फिर से बहुत शुक्रिया। और शुरुआत हम करेंगे आपके लेखनी से ही। आपकी जो किताब है रणखार, राजस्थानी में जो आपने लिखी है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है उस पुस्तक को। हम जानना चाहेंगे कि आपकी उस रणखार में आखिर ऐसा क्या है कि वो पुरस्कृत भी हुई और आपकी पसंदीदा कृतियों में वो शामिल है। सबसे पहले तो राजस्थान पत्रिका का इस अवसर के लिए आभार कि आपने एक लेखक से मिलिए कार्यक्रम में कुछ सुधी श्रोताओं से बात करने का एक अवसर दिया। और श्री चांद मोहम्मद जी, आपको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, और आप जब मॉडरेटर होंगे और हम जो चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने पहला सवाल पूछा है कि रणखार क्या है और इसकी क्या खास बात है। शायद हम बहुत कम लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे कि ये एक जगह का नाम है। यह है, जब मैं जालोर में कलेक्टर था, जालोर पश्चिमी राजस्थान का ज़िला है, और जालोर के बिल्कुल पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ एक क्षेत्र शुरू होता है जो बहुत ही दलदली है। ऐसा लगता है जैसे दूर दूर तक नमक बिखरा हुआ है। वही क्षेत्र आगे जाके फिर कच्छ की रण से मिलता है, और रण मतलब दूर दूर तक की जगह जो खाली है, खार, खारा, नमक, तो दूर दूर तक नमक फैली हुई जगह से है। इस पुस्तक का नाम इस वजह से वहाँ से उठाया। आप में से अगर कोई उस क्षेत्र का हो या जानता हो तो आपको अचरज होगा कि 300-350 mm रेनफॉल वाला वो जो ज़िला है, वो ज़िला अपने संघर्ष के लिए वहाँ के जो प्रवासी राजस्थानी दक्षिण भारत में और अलग अलग जगहों पे गए हुए हैं, अगर आप कभी वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि अभावों के अंदर भी जीवन को कैसे रंग दिए जा सकते हैं, वो वहाँ से सीखा जा सकता है। इसलिए मैंने उस जगह को समर्पित करते हुए उस पुस्तक का नाम रणखार लिखा है, और वो राजस्थानी भाषा में है। कथा वस्तु के हिसाब से देखें तो वो कौन से पहलू आपने उसमें हाईलाइट किए हैं? रणखार जो पुस्तक है उसमें तो पूर्णतया हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा गांव, घर, घर में बाखल, पीपल,
हमारा जो कुआं है वो, हमारी रस्में रिवाजें, पीलू, थार, इन सब चीज़ों को लेकर वो लिखा गई है। ये कृति आपकी राजस्थानी में है और राजस्थानी में और भी कई पुस्तकें आपकी हैं। आप राजस्थानी में क्यों लिखते हैं? मतलब लेखन का जरिया जो आपने राजस्थानी चुना, उस सब के पीछे कोई कारण? ये मेरी मातृभाषा तो पंजाबी है, पर मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है और मैंने जिस भाषा के अंदर अपने साथियों से, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वहाँ मतलब हिंदी तो नहीं थी, यही एक माध्यम था जिसके सहारे हमने पढ़ाई पूरी की। मुझे लगता है ये उसका सम्मान है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो इंसान जिस मिट्टी का होता है वो अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहे तो शायद उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो पतंग है ना, ये उड़ के बहुत ऊंची जाती है। ये उड़ के जितना ऊंची जाती है फिर इसके नसीब में दो बातें लिख दी जाती हैं। बहुत ऊंची उड़ने वाली पतंगें या तो कट कर नीचे आती हैं या लुट कर नीचे आती हैं। तो मुझे कटने और लुटने की बजाय ज़मीन पर पाँव रख कर चलना ठीक लगता है, तो राजस्थानी भाषा इसलिए चुनी है। और आपने बोला क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगे हाथ ये भी कई बार लोग कहते हैं कि ये भाषा है या नहीं है। लोग कहते हैं कि इसको कौन सी माने, ढूंढाड़ी अलग है, हाड़ौती अलग है। तो मैं ऐसे समस्त साथियों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा का जो सामर्थ्य है वो उसकी बोलियाँ बनाती हैं। यह हिंदी में भी है, अचरज होगा आपको, पंजाबी में भी है। पंजाबी में दुआबी, मांझी बहुत सारी हैं। तो राजस्थानी की जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं ना, बागड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, अहिरवाटी, मीनावाटी, तोरावाटी, ढूंढाड़ी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी बोलियां हैं और इनका जो समेकित रूप है वो राजस्थानी भाषा है। भाषा के लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि उस भाषा का एक पुराना इतिहास होना चाहिए, साहित्यिक। तो राजस्थानी भाषा का बहुत पुराना साहित्य इतिहास है। आपको अचरज होगा, 756 में उद्योतन सूरी ने एक कुवल्यमाला नाम से किताब लिखी थी। उसके अंदर उस वक्त देश की 18 भाषाओं का जिक्र था, उसके अंदर राजस्थानी भाषा शामिल थी। राजस्थानी भाषा में एमए कराई जाती है, पीएचडी होती है, नेट जेआरएफ का कोई पेपर दे सकता है, बहुत सारी विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं साहब इसका फिर लिपि क्या होगी? लिपि तो ये देवनागरी है, पर देवनागरी तो बहुत सारी भाषाओं की लिपि है। कहते हैं कि इसका व्याकरण नहीं है, व्याकरण है इसका। राजस्थानी क्या है? नाद वाली भाषा है, सरल। जैसे कालियो कूद पड़ो मेले में जो लय है ना, ये अड़य वाला लय है। इसी ढंग से जैसे क्या है कि चीज़ों को आसान बनाता है। जैसे शमशान में आधा शय आएगा, फिर मैं आता है, फिर दुए वाला शय पूरा आता है, ये मसान कर देता है, मतलब अक्षर हटाता है, ईजी करता है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे इसमें ऊपर वाला जो रह होता है ना, जैसे कर्म में ऊपर लगता है, रैफ बोलते हैं, वो इसमें नहीं लगता है। ये इस भाषा की विविधताएं हैं और ये इसकी व्याकरण बोध है। तो मुझे लगा कि ये सम्मान है उस भाषा को, इसलिए राजस्थानी भाषा में लिखता। आपको लगता है कि संप्रेषण या आपका जो मैसेज है, चाहे वो कहानी लिखें या कविता लिखें, उसके लिए ये ज़्यादा प्रभावी भाषा रहती है कि आप अच्छे तरीके से अपनी कविताओं और कहानियों को है उसमें अभिव्यक्त कर पाते हैं? आपने बहुत ही वाजिब ये प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में संवाद का जो सेतु है वो भाषा के माध्यम से जब बनता है, समान भाषा के माध्यम से, तो बड़ी सहजता महसूस होती है। अगर आपको किसी यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो, आप अभी आगे चल रहे हैं, पीछे से दो आदमी किसी दुकान पे बात कर रहे हैं और उनकी भाषा वही है और आपके कानों में पड़ती है, आप बड़े स्वाभाविक से पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस बेगानी ज़मीन पर भी मुझे कोई मेरी भाषा बोलने वाला मिल गया है। भाषा क्या है? भाषा जोड़ती है। मैं नागौर में जब कलेक्टर था तो मैंने पूरा प्रयास किया कि वहाँ आने वाले व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब हिंदी भी बहुत कम बोली, उनके साथ वैसी ही जुबान में बात की जो वो बोलते हैं। उससे क्या है, एक तो लोगों में भरोसा होता है, मतलब पैबंद लगी जूती वाला भी कोई अगर आदमी आता है जिसको ना छोटी छोटी इच्छाएं हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़ाना है, किसी का मूल निवास बनाना है, उसको ये नहीं लगता कि दरवाज़ा जो बड़ा सा दरवाज़ा और उसमें बैठा एक अधिकारी है वो बेगाना है। तो मुझे लगता है भाषा कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म पर रखती है और एहसास कराती है कि ये इसी मिट्टी का है और हमारे जैसा है। इसलिए इस भाषा के अंदर बातचीत, संवाद और लेखन करते हैं। आप लिखते हैं, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह की जिम्मेदारी अभी आपकी है और रही है, उसके बावजूद आप लिखते रहे हैं। सवाल ये है, आप लिखते क्यों हैं?
ये हमेशा से बड़ा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन सवाल है कि वो जो काम कर रहा होता है, नृत्य करता है, आप नृत्य क्यों करते हैं, आप लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड का F5 बटन होता है ना, आपने F5 दबाया, स्क्रीन ऐसे रिफ्रेश होती है। ये जो लेखन है, ये मेरे वैचारिक अनुभव, उद्वेलन, महसूस की गई किसी प्रकार की विषमताएं, विद्रूपताएं, अपने अनुभव, उनको प्रकट करने का एक तरीका है। ये सबके अलग अलग होते हैं। मेरा लेखन एक तरीका है, और लेखन की जो ऊर्जा या इसका जो कच्चा माल, सामग्री जो कहते हैं, वो मेरी इस प्रशासनिक पद की वजह से मुझे खूब मिल जाती है। बहुत सारी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग रहती है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। प्रतिदिन अगर 150-200 नए लोगों से भी मिलते हैं तो एक लंबा अनुभव धीरे धीरे आता रहता है। लिखना इसलिए मेरे लिए ये ताकत के तौर पर आया कि ये सारे अनुभव मुझे मिलते हैं, और ज़रूरी मेरे लिए इसलिए है कि ये मुझे हमेशा लगता है कि साहित्य, कला ये इंसान को संवेदनशील बना के रखता है, और प्रशासनिक अधिकारी के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि उसके अंदर की जो संवेदनशीलता बची रहे। वरना कई बार प्रीफिक्स और सफिक्स के चक्कर में, मतलब नाम के पहले लगे हुए अक्षर और नाम के बाद वाले अक्षर इंसान को ज़मीन से 3 फीट ऊपर चलाते हैं, और वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। मैं चाहता हूँ मैं ज़मीन पे रहूँ, इसलिए लिखते हैं। कवि की मदद कलेक्टर को मिलती है या कलेक्टर की मदद कवि को मिलती है? अलग अलग फील्ड कैसे एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं? अलग अलग जगहों की पोस्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो सामग्री, अनुभव, विविधताएं, अलग अलग रंग, संस्कृतियां, ये देखने का जो मौका है, सुअवसर है, वो तो पद की वजह से आता है। परंतु मेरा ये मानना है कि किसी भी कतार के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की आंख का अगर आंसू पहुंचने का अगर मैं सामर्थ्य जुटा पाता हूं, तो उसके पीछे वो संवेदनशीलता है जो शायद लेखन से आती है। आपकी रेगमाल जो पुस्तक है वो काफ़ी कुछ चर्चित रही। इसमें क्या कुछ आपने समेटा? कौन से वो पहलू हैं जो इस पुस्तक के ज़रिए हुई और लोगों को पसंद आई? रेगमाल आप सबको पता होगा जो अपने सैंड पेपर होता है ना, किसी चीज़ के ऊपर अब ऐसे लगाते हैं, उसको 2-4 बार करते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है, चिकनापन ले आता है। घर में होता है ये, जब विशेषकर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो लोग रेगमाल यूज़ करते हैं। पता है, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर भी रेगमाल होते हैं, व्यक्ति भी रेगमाल होता है, बीमारी भी रेगमाल होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें कई बार सिखाती हैं। सिखाने के लिए हमेशा ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए होता। सिखाने के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना कलम के, बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना टीचर के वक्त सिखा देता है, लोग सिखा देते हैं। तो सोच समझ के बहुत सारी जो अनुभव मिला, उनकी जो चीज़ें मैंने देखी दुनिया में, उसके आधार पर ये एक पुस्तक लिखी थी। हिंदी कविताएं हैं इसमें, इसका नाम रेगमाल रखा। इसकी विषय वस्तु जो है वो ऐसे लगता है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट है कि एक ज़िले के एक छोटे से धन्नासर गांव से एक किसान के बेटे उठते हैं और फिर एक राजधानी में वो कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी निभाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने उस विषय वस्तु में शामिल किया है? अपनी ही ज़िंदगी जैसा प्रतीत होती है ये पुस्तक। वैसे तो व्यक्तिगत है, पर अगर इस व्यक्तिगत चीज़ को बताने से भी मेरे कुछ युवा साथी बैठे हैं, उसमें किसी को संबल मिले तो मुझे बताने से गुरेज नहीं है। ये आपने ठीक कहा कि ये हनुमानगढ़ ज़िले की रावतसर तहसील के धन्नासर एक बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ मेरे माता पिता हैं, वो कृषक हैं। खेत में जो ढानी बनती है उस टाइप का वहाँ एक माहौल है, और सरकारी स्कूल से मैंने 10वीं उत्तीर्ण की थी। माँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हैं, वो तो हमने बाद की अवस्था में कम से कम उनको वो अंगूठा ना लगाएं, वो अंगूठा लगाती थी तो हमें लगता था ये माथे पे लग रहा है हमारे, तो बुरा लगता था कि बच्चे को पढ़ाया। तो हमने हस्ताक्षर करना, सामान्य अक्षर ज्ञान कुछ सिखाया। तो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, पिता थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और जैसा घरों में माहौल है, मेरे नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ है सोनी, तो उनको लगता है कि खेत हैं, बच्चा सोने चांदी का काम सीखेगा, यही जीवन है। तो ठीक है, उनको समझाया, कुछ नंबर अच्छे आए, कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो यहाँ तक पहुँचे। और मैंने एक चीज़ इस पूरी जीवन में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ताकत रही होगी, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर की ये जो भूख है कि मुझे आगे बढ़ना है, यह बनी रहनी चाहिए। कमाल ये है कि आप किसी को
कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से किसी से मिलवाते हैं तो उस वक्त उस हॉल में तो उसको ऐसा लगता है मैं बाहर जाऊंगा ना, बिल्कुल क्रांति कर दूंगा अपने जीवन में। पर कुछ दिनों बाद, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद हम वापस वैसे ही हो जाते हैं। हम पता है थम्स अप की तरह हैं, ढक्कन खोलते हैं तो झाग बनते हैं और 15-20 मिनट ढक्कन हटा दो तो स्वाद बकबका हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आती रहनी चाहिए जो आपको, आपके अंदर की आग को जलाए रखे। बहुत सारे ऐसे अवसर आए और मैं अपनी उस अनपढ़ माँ को जो आज पढ़ लेती हैं, मैं समझता हूँ वो दुनिया की ना सबसे पढ़ी लिखी माँ है। पता कैसे? वो उसके आसपास कोई अगर बैठी उससे पूछती होगी ना तेरा बेटा क्या करता है, तो कहती कलेक्टर है जयपुर का। तो मुझे लगता है वो दुनिया के बहुत सारे प्रमाण पत्रों से बड़ा है। दुनिया के सारे प्रमाण पत्र, मेडल, अशर्फियाँ, शील्डें, बड़े बड़े रंगीन कागज़, इन पे नहीं आते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो रिज़ल्ट आया तो मैं मेरे पिता से मिला तो उन्होंने क्या है, मुझे ना ऐसे सीने से चिपटाते हैं वैसे चिपटाया और उनकी आंख से ना आंसू निकले। मुझे लगता है ये आंसू उन तमाम मालाओं से अच्छे हैं जो कामयाबी पर मुझे मिले। और दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं और जो आपके अपनों का अपनापन जो इन चीज़ों से झलकता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है वो संघर्ष है वो हमेशा जिंदा रखता है आदमी को। और मैं उस गांव के, उस खेत के उस जितेंद्र को, मिट्टी के जितेंद्र को मरने नहीं देना चाहता, चाहे किसी भी जगह पहुंच जाए, और वो जिंदा रखना ही है मुझे। आपने बताया कि वो एक आग है, वो एक भूख है जो बने रहनी चाहिए। यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन से तरीक़े हैं जिसके ज़रिए वो लगातार उस आग को बनाए रख सकते हैं बजाय उसके कि वो ठंडी हो जाए, आपके अपने अनुभव के हिसाब से? जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कामयाबी के लिए ना कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली ज़रूरी चीज़ है कि अपने आसपास की दुनिया को ना हम समझें ज़रा। पता कई बार क्या होता है कि आप कार में, आपके पिता के पास, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, पिता के पास कार है, घर काफ़ी अच्छा है, आप कार में सफ़र करते हैं, आपकी आंखें उस कार की विंडो से दिखाई देने वाली दुनिया को देखती हैं। तो कई बार हमें फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी वो उतना स्पष्ट नज़र नहीं आती। ये एक प्रतीक है, इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से बता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हमें ये समझना है कि हो सकता है किसी व्यक्ति के बच्चे की शादी पर फ़ोटोशूट करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो, या बाहर से कोई किसी नृत्यांगना को बुलाकर उतना खर्चा कर दिया जाए जितना वो जीवन भर में ना कमाता हो। पर हमें ये भी साथ में देखना पड़ता है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनमें बारिश से टपकती हुई छत के नीचे चूल्हा 3 दिन से नहीं जला है। ये विविधताएं हैं हमारे जीवन की, और हम जितना आसपास को समझते हैं उतने अच्छे ढंग से हमारी सोच परिपक्व होती है। ये परिपक्वता, ये हौसला मेडिकल स्टोर पर किसी टैबलेट की तरह नहीं मिलता है, ये अंदर से पैदा करना पड़ता है। आप अंडे पे हथौड़ा मारकर चूजा नहीं बना सकते हैं। जीवन का संचार अंदर से होता है, वहीं अंदर से जीवन निकलेगा, एक दिन वो चोंच मारेगा, खोल को तोड़ेगा और जीवन का प्रस्फुटन होगा। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर से आती हैं। थोपी गई चीज़ों के आधार पर बहुत लंबा चल नहीं सकते। और दूसरी मेरी ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ वो है विनम्रता, जिसको ना आप देखिएगा हम कई बार यूथ जो है उसको खोता जा रहा है। विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि मैं विनम्रता केवल बोलने की बात कर रहा हूँ। मैं बोलना, सीखना, चलना वो दिखना चाहिए, और किसी भी इंसान ने अपनी मुस्कान से और विनम्रता से खोया कुछ नहीं है। मतलब इससे अगर कुछ मिलता होगा तो अच्छा ही मिलता होगा। जानने, सीखने, बोलने के मामले में मैं कई बार मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि पता है हमारे ना दांत हैं मुंह के अंदर, आप ना गुलाब जामुन डालिए, एक काटना काम है इनका, सख्त हैं, अड़ियल हैं, काटते हैं, गुलाब जामुन को काटेंगे। आप ना गाजर डालिए, काट डालेंगे, काटते हैं, काम है, अड़ियल है, सख्त हैं। ये काटते हैं, सख्त हैं, अड़ियल हैं, इसलिए जीवन के जब हमारा जन्म होता है तो बहुत साल बाद में आते हैं और मरने के कई साल पहले टूट जाते हैं। हमें पता है जीभ की तरह बनना चाहिए, नरम, मुलायम, मिलने को तैयार, जो जन्म के वक्त भी हमारे मुंह में होती है और मृत्यु तक हमारे साथ जाती है। ये जो विनम्रता है ये हमेशा साथ रहनी चाहिए। और तीसरा है ये आत्मविश्वास, मैं कर लूँगा। मैं तमाम परिस्थितियाँ कैसी भी रही हूँ, अगर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अगर आपका ध्यान है, मेरा लक्ष्य है, तो वो आपको बड़ी ताकत देता है। और पता है ताकत पाने के लिए हम लोग चमकते चेहरों को देखते हैं,
मुझे लगता है ताकत चमकते चेहरों की बजाय उनसे आनी चाहिए जिन्होंने पहली बार आपको गोद में उठाया था और सोचा था कि मेरा बेटा या मेरी बिटिया कुछ बनेंगे, और वो आपके अपने हैं। उनके पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और पिता के झुकते हुए कंधे और माँ की आंखों के नीचे का जो कालापन है, इन दो की परिभाषाएं जिस बच्चे को आने लग जाती हैं ना, उसको बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए, और जो अपनों का नहीं होता ना, ये परम पिता फिर कभी उसका होता नहीं है। इसलिए अपनों के साथ उनसे ताकत जुटाकर आत्मविश्वास, विनम्रता और आसपास की दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ें सीखेंगे और कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने आपके जो चरण पादुका अभियान है, उजास अभियान है, रास्ता खुलो अभियान जैसे बहुत से ऐसे आम आदमियों पे केंद्रित अभियान आपने चलाए हैं। इन सब के लिए एक लेखक के तौर पे आपको किस बात ने प्रेरित किया? वो कौन सी इंस्पिरेशन थी, वो कौन सी बात थी जिससे आपको लगा कि इस तरह आम आदमियों से जुड़े हुए अभियान आपको चलाए जाने चाहिए? दुनिया की कठिन चीज़ पता क्या है? जब कोई आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछे जिनको आप बताएंगे भी तो ऐसा लगता है कई बार कि कोई इंसान आत्म प्रशंसा कर रहा है, और ये डर है अंदर। तो मैं इस डर को आपके सवाल की वजह से हटा दूंगा, पर मैं बताऊंगा अब आपको। आपने पूछा है तो चरण पादुका, दरअसल मैं वापस जालोर पे जाऊंगा। ये सर्दियों के दिन थे और मैंने कुछ बच्चों को देखा जो नंगे पाँव स्कूल जा रहे थे। मुझे लगा कि इन बच्चों को तो मैं जूते पहना सकता हूँ लेकर कहीं से भी, पर शायद ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, इन्हीं बच्चों का होगा, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वापस आने के बाद हमने कोशिश की, स्कूल के डीओ को कहा कि आपने एक लिस्ट आउट करो जिन बच्चों ने कभी भी जूते नहीं पहने या बिना जूतों के आते हैं। आपको अचरज की बात बताता हूँ, लगभग 25,000 के करीब हमें मोटा मोटा अनुमान मिला जिन्होंने बच्चों ने जूते नहीं पहने हैं। यह 15 जनवरी या 14 जनवरी की बात है 2015 की। एक छोटी सी जगह डूडसी नाम के गांव से फिर हमने इसका नाम रखा चरण पादुका। नाम अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, वो कैची होता है ना, तो लोग जुड़ते हैं आपके साथ। तो चरण पादुका से तो हमारे सनातन संस्कृति में शासन हो गया था, तो नाम रखा चरण पादुका। और फिर संकल्प लिया कि 26 जनवरी तक ना प्रयास करेंगे कि इन सब बच्चों को चरण पादुकाएं पहुंचाएं बिना किसी राजकीय धनराशि की उम्मीद किए, सिर्फ जन सहयोग से। तो एक विनम्र अपील की। अच्छे काम में तो लोग बहुत साथ आते हैं। लोग कहते हैं ना कि मदद नहीं मिलती, मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है, लोगों को ट्रस्ट हो जाए, लोग आपको परख लें तो बहुत मदद करते हैं। हम 26 तारीख तक तो नहीं पहुँचा पाए, लेकिन 30-31 जनवरी तक हमने लगभग 25,000 से संख्या बढ़ गई, 29,000 के करीब हो गई। 29,000 लोगों तक ये चरण पादुका पहुँचाई और बड़ा अच्छा लगा जब पहुँची। इसमें हमें चाइना, USA बहुत सारी जगहों से मदद मिली, और हमने एक ही शर्त रखी थी कि किसी भी प्रकार की जो धनराशि है वो हमें नहीं देनी है। हम स्कूल को बोलेंगे कि वो बच्चों की सूची बना दे शू साइज़ के हिसाब से, और जिस स्कूल जो शू बेचने वाला है वहाँ जाएंगे और वो उनकी डायरेक्ट आपस में बात कराएंगे, वो उनको पेमेंट करेगा, बच्चे लाएंगे, बस एक फ़ोटो उनको भेज देंगे। अगर उनके परिवार वाला आके पहनाना चाहता है तो और भी अच्छी बात है। वो वहाँ हो गया काम। फिर मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है, एक चीज़ तो ऐसी रखे ना जो इंसान को इंसान बनाने में मदद करे, जो पद से हटकर हो। तो फिर हमने कुछ 10-15 साथियों की टीम बनाई, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर, आज इतने साल बाद 10 साल से लगातार अभी हमें पूरे देश भर में कहीं से भी सूचना मिल जाती है हमारी टीम को, तो हम वहाँ मदद करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे साथी हैं। अब तक हम लगभग 3,80,000 बच्चों तक 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए की 16-17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चरण पादुकाएँ पहुँचा चुके हैं, और अब भी लगातार हमारी टीम अच्छी बहुत है, उनकी वजह से चल रहा है। दूसरा आपने बोला था अभियान उजास, ये नागौर में जब ज्वाइन किया कलेक्टर के तौर पे, तो वहाँ ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद में एक स्कूल टीचर किसी काम से आए, तो उनसे पूछा, वैसे ही स्वाभाविक, मतलब मैं बातचीत हमेशा करता हूँ ताकि उससे ना अच्छे इनपुट्स मिलते हैं। तो उनसे पूछा कि कंप्यूटर है आपके स्कूल में? उन्होंने कहा कंप्यूटर क्या, हमारे तो लाइट भी नहीं है स्कूल में। तो हमें लगा कि इस पर कुछ काम किया जाए, तो हमने लिस्ट बनवाई, तो पता लगा कि 3,000 में से 979 स्कूल्स में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कुछ स्कूल 1952 के भी थे। एक गर्मी के दिनों में अपने AC के बिना नहीं रहते, कूलर के बिना नहीं रहते, वहाँ एक कमरे में 60-70 बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ लिए होंगे। तो हमें लगा कि ये उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व के लिए काम करना चाहिए। तो हमने नाम रखा उजास, उजाला, अभियान उजास। इसके लिए भी वही सोचा कि स्कूल अगर थोड़ा बहुत अपना ग्रांट से दे देगा तो अच्छी बात है, वरना दानदाताओं से मदद जुटाएंगे। तो ये हमने शिक्षक दिवस पे संकल्प लिया था, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, केवल 3-4 महीने के अंदर सारे स्कूलों के अंदर लाइट पहुंचाई गई। इसके बाद इस पर एक स्टडी हुई
और इस अभियान उजास के सारे स्कूल को हमने कनेक्ट किया। कुछ स्कूल ऐसे थे जिनके लिए लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी पोल लगाकर लाइट आई। उनका डिमांड नोट आता है ना, जो डिमांड नोट बिजली वाला, वो भी 7-8 लाख था। परंतु दानदाता इतने तैयार हो जाते हैं अच्छे काम के लिए, बहुत मदद करते हैं। और तीसरा शायद आपने बोला रास्ता खोलो। रास्ता खोलो भी वहीं शुरू किया था। ये गांव में खेतों में जाने वाले लोग होते हैं ना, उनका रास्ते पे कब्जा कर लेते हैं कई बार अलग अलग कारणों से, और रास्ता बड़ा विवाद का कारण बनता है। तो उन रास्ते को खुलवाने के लिए बहुत सारे कानून भी हैं, पर कानून से ज़्यादा एक इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है। और सौभाग्य से टीम बहुत अच्छी मिली मुझे, हमने इस पे मिलके काम किया। तो नागौर में, फिर उसके बाद अलवर में, और अब जयपुर में भी लगभग हम 1450 के करीब 1467 1467 रास्ते अब तक खुलवा चुके हैं। और इनकी कुल लेंथ मोटा मोटा कोई 100 मीटर का भी होगा, कोई 1 किलोमीटर का भी होगा, तो लगभग 600 किलोमीटर के करीब की इनकी कुल लेंथ अगर जोड़ दी जाए तो ऐसी बनती है। ये इसलिए आता है ना, गांव का आदमी होता है तो खेत जाने का रास्ता है तो दर्द पता है, सरकारी स्कूल से पढ़ा था तो बिजली की चीज़ पता है, संघर्ष वाला आदमी होता है तो जूते वाली बात पता है, तो इसलिए ये चल पाता है। और आपको हमेशा कंटेंट, आप कभी भी किसी आदमी को देखिएगा, वो कहीं भी पहुंच जाए, उसका जो अतीत, उसका जो मिट्टी है, उसका जो जुड़ाव है, वो झलकता जरूर है, चाहे वो अपने आप को दिखाने की कोई भी कोशिश करे, उसका लहजा उसमें रहता है। तो वहाँ से हमें मिला तो हमने उस पर काम किया है। आपने कहानी भी लिखी, आपने कविता भी लिखी, यात्रा वृत्तांत भी आपने लिखा, डायरी भी आपने लिखी है। मोटे मोटे तौर पे 2 रूप आपके सामने आते हैं कि आप कहानीकार भी हैं, आप कवि भी हैं। आप खुद को क्या मानते हैं, कहानीकार या कवि? किस भूमिका में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, यूँ कह सकते हैं? कविता और कहानी, मुझे लगता है कवि कहना या कहानीकार कहना, इन दोनों की बजाय मुझे अगर कोई राइटर कहता है ना, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेखक मतलब। तो मैं राइटर के तौर पे ही ठीक समझता हूँ, और मैं आपका आभारी भी हूँ। आपने क्वेश्चन तो पूछा, पर आपने मेरा काम वैसे आसान कर दिया, क्योंकि आपने हेडिंग रखी लेखक से मिलिए, तो जवाब मेरा वहीं है। और कहानी और वैसे कविता में अगर मैं वैसे देखूं तो कविता क्या है, कविता खास मोमेंट में आए हुए कुछ वो फ्लो वाली चीज़ें हैं जो आती हैं, और कहानी के लिए पूरा प्लॉट बनता है, मतलब पूरी चीज़ें शुरू से एंड तक कोई ना कोई चीज़ आती है, उसमें समय लग जाता है, तो उसको करते हैं। फरमाएं। कहानी के विषय जो आप लेते हैं, कथानक की बात करें तो ज़्यादातर कथानक आप कहाँ से उठाते हैं? ज़्यादातर कथानक क्या है कि अलग अलग राज्यों में या देशों में जहाँ जाते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब प्रेरणा के तौर पर, और 2 अलग अलग जगहों पर ऐसी कोई चीज़ मिलती है, तो आप अपने को क्या कंटेंट मिल जाता है, फिर उसको धीरे धीरे ना विकसित किया जाता है। तो इसका अगर कथानक का आप इसकी अगर सामग्री की अगर आप बात करेंगे, तो ये अलग अलग जगहों पे जाने से मिलने जुलने वाले लोग, या आप अनुभव करते हैं, अनुभूत करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ से मिलता है। आप एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, अच्छे फ़ोटोज आप देखते हैं। आप इनके फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनकी जो फोटोग्राफी के रूप में एक अलग ही वो अपना जगह रखते हैं। तो लेखक भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास भी है। तो ये जो दोनों, ख़ास तौर पे लेखक के रूप में और फोटोग्राफर के रूप में, क्या एक दूसरे से आप सब्जेक्ट मिलता है इसमें कि फ़ोटोग्राफी से आप लेख लिख रहे हैं या लेखन वाली कुछ चीज़ें फोटोग्राफी के रूप में डाल रहे हैं? ये तीनों चीज़ों को कनेक्ट करें, या कहें कि इनसे एक दूसरे से मिलने वाली मदद, एनर्जी, वो किस तरह आपको मिलती है? पहले तो मैं इस चीज़ पे हतप्रभ हूँ कि आपने बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा सवाल पूछा है। मुझे ना इसका संयोजन करने, उत्तर बनाने के लिए 5-4 सेकंड का थोड़ा सोचना भी पड़ा। फ़ोटो क्या है? फ़ोटो एक ठहरी हुई, रुकी हुई कहानी है जो बदल नहीं सकती। जो क्षण आपने फ़ोटो में ले लिया वो बदला नहीं जा सकता, पर वो एक कहानी कहता है। और कहानी जो होती है, ये चलती हुई फ़ोटोज़ हैं बहुत सारी। तो फ़ोटो और कहानी तो ये हैं, और इन दोनों के अंदर बहुत गहरा संबंध है। मैं बर्ड फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ, और आपको अच्छा लगेगा कि राजस्थान और देश के लगभग 600 के करीब मैंने अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनका किया है। और आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, पर नहीं जानते, मैं उनको एक अचरज की बात बताता हूँ। राजस्थान बर्डर्स जो बर्डिंग करते हैं, उनका स्वर्ग माना जाता है।
यहाँ पे केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, ताल छापर, आप कभी जाएंगे तो आपको इतने तरह के रैप्टर, वेडर्स, पिसरन बर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे। और कभी अगर आपको इतनी दूर ना भी जाना हो तो आप हमारे बिल्कुल पास में यहाँ बरखेड़ा, चंदलाई, शिवदासपुरा और कानोता, इनके अंदर, और सांबर का मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि वहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं। फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो, अभी तो और 15 दिन बाद में जाएंगे तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा। और ये पक्षी जो है ना, ये इनके पास इतने रंग हैं, ये कुदरत की बनाई हुई ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही, मतलब ऐसे सजीव हैं ये, आप इनको निहारेंगे तो आपको ताकत मिलेगी। और देखो बनाया कितना है, इतने साइज से लेकर इतना बड़ा, मतलब मैं हाथ नहीं बड़ा कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा, जो ठीक ठाक से 4 पैरों पे चलने वाले किसी कुत्ते को या किसी और को उठा के ले जा सकता है अपने पंजों में। एक सिनरस वल्चर नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पंख फैला दे तो शायद वो 12.5-13 फीट का लंबा हो जाता है। और वो आप जैसलमेर के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क में, और एक जगह है वहाँ भदौरिया, वहाँ आप देख सकते हैं, काले रंग का होता है बिल्कुल। तो बहुत विविधता है और ये बड़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं दोनों। लेखन की बात हो रही है, कविता की बात हुई, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपनी लिखी कविताओं में से कम एक राजस्थानी और एक हिंदी की कविता ज़रूर सुनाएं। आप में से घर पे जो मैंने राजस्थानी की विविध बोलियां बताई, वो घर पे कौन बोलते हैं? मतलब आप बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, आप खुद भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको सुनाऊंगा एक इंकलाब शीर्षक से मैंने लिखी थी कई सारी कविताएं, उनमें से एक इंकलाब वाली, ये उस रणखार नाम की किताब जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, जालोर वाली, ये उसके अंदर है। तो इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। मारी झुंपड़ियां री भूख, मारी झुंपड़ियां री भूख जब तोड़ सोनल किवाड़, सोनल मतलब सुनहरी, गोल्डन, बड़े वाले। हम मारी झुंपड़ियां री भूख जब तोड़ सोनल किवाड़ मैला बड़ेली तो भेड़ देवली थारी रजवाड़ी खेती। मारी झुंपड़ियां री भूख जब तोड़ सोनल किवाड़ मैला बड़ेली तो भेड़ देवली थारी रजवाड़ी खेती। नाक बेमता उघाड़ा टाबर थारे मखमली कालीना पर गट्टा रोली रमेला। थारे जंप खावते चीकने सोफा पर खुरदरा डोकरा ढेरियो कातेला और ग्रेज माए बंदेला मारा ढोर। ओ इन ऑपरेशन पछे मैं जावाला पाछा मारी खुदरी ठोड़ पण छोड़ जावाला थारे मेला माए चूल्हे रो स्वाद अरे पसीने री सोरम। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं जिनको समझ में नहीं आया, कि हमारी झोंपड़ियों की जो भूख है, जब ये तोड़कर तुम्हारे सुनहरी दरवाजे तुम्हारे महलों में जब घुस जाएगी ना, तो तुम्हारे सारे राजशाही ठाट बाट समेट कर रख देगी। ये नाक बहते हुए नंगे बदन वाले बच्चे तुम्हारे मखमली कालीनों पर कूदेंगे, और हमारे बुजुर्ग जिनके चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, ये वहाँ ढेरिया काटना होता है ना, वो काटते हैं, जो ढेरिया वो काटेंगे, और तुम्हारे गैरेज में हम हमारे पशु बांधेंगे। और इसके बाद हम चले जाएंगे वापस अपनी जगह पे, मन नहीं लगता यहाँ, हम चले जाएंगे वापस अपनी जगह पर छोड़ जाएंगे तुम्हारे महलों में चूल्हे का स्वाद और हमारे पसीने की खुशबू। ये इंकलाब शीर्षक थे राजस्थानी में। हिंदी में, चूंकि आपने हिंदी बोला है तो मैं हिंदी में एक बताना चाहूँगा आपको। हिंदी में ना जो मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, आपने बोला बहुत करीब वाली सुनाइएगा, तो ये मुझे मेरे बहुत करीब है हृदय के। पता क्या है कि जीवन में जब आप कोई चीज़ खो देते हैं ना, और आप किसी और जगह जाते हैं, जैसे भगवान ना करे किसी ने कम छोटा था और अपना पिता खो दिया, और अब वो कहीं और जाएगा किसी के पिता के निधन पर, भले उसका पिता 105 साल का हो, वो
उसके आंख से जो आंसू आते हैं वो सीधे सीधे उस व्यक्ति को देख कर नहीं आते, वो अपने अतीत के पन्ने पलटता है, और अतीत के पन्नों को पलटने के दौरान वो जो खुद देखता है ना, वो महसूस करता है। तो ये कविता मैंने मेरी बहन पे लिखी है, जो जिनका असामयिक निधन हुआ था एक बीमारी की वजह से। हमारी पता है गांव में ना फ़ोटो नहीं थे, बहुत ही कम फ़ोटो थे उस गांव में। एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, और उसमें क्या है, बहनें होती हैं ना बड़ी, छोटे भाई का बहुत ध्यान रखती हैं। तो मेरे कंधे पे उसने एक हाथ रख रखा है, छोटी से पुराना फ़ोटो है, मैंने उसको बड़ा करवा के रख रखा है। तो उस फ़ोटो को देखते हुए, और मेरी एक ही बहन थी तो वो अब है नहीं, तो उसके ऊपर मैंने लिखी थी, और मुझे लगता है आपको समझ में आएगी कि बहन आज तेरी बरसी पर, बहन आज तेरी बरसी पर बचपन की फ़ोटो में देख कर मेरे कंधों पर हाथ तुम्हारा। बहन आज तेरी बरसी पर बचपन की फ़ोटो में देख कर मेरे कंधों पर हाथ तुम्हारा। इतना ही कहूँगा भीगे मन से कि तुम चिंता मत करना बच्चों की परवरिश की। एक भांजा और भांजी है उनके लिए, कि तुम चिंता मत करना बच्चों की परवरिश की। पता है ना तुम्हें कि मामा में 2 बार माँ माँ आता है। देखना तुम ऊपर से, देखना तुम ऊपर से अपने कलेजे के टुकड़ों को, कितने बड़े हो गए हैं ना, और अब तो मेरे कंधों कानों से भी ऊपर निकलने की जिद में हैं। बाकी सब ठीक है यहाँ, बाकी सब ठीक है यहाँ। माँ तो बुढ़ाई गई थी तेरे जाते ही, माँ तो बुढ़ाई गई थी तेरे जाते ही। अब भी रसोई में घुसते निकलते रो लेती है दीवार पर लगे तेरे फोटो को देखकर। और कमबख्त गैस चूल्हे की वजह से आंख में धुएं वाला ढंग का बहाना भी नहीं बना पाती है। गैस चूल्हे की वजह से आंख में धुएं वाला ढंग का बहाना भी नहीं बना पाती है। मैं भी ठीक हूँ, पर किसी की भी विदाई अब देख नहीं पाता हूँ। त्योहारों और छुट्टियों में तुम्हें ससुराल से लिवाने की इच्छा अब कसक बन गई है। हाथ सूने हैं, मन फीका है, मगर दुनियादारी और वक्त का तकाजा है कि काम और फर्ज तो सारे निभा रहा हूँ। और क्या बताऊँ तेरी बरसी पे, तेरी कुछ एक सहेलियों के बच्चे तो शादी के लायक हो गए हैं। उनसे ये सोचकर मिलता हूँ, सहेलियों से, तेरी कुछ एक सहेलियों के तो बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। उनसे ये सोचकर मिलता हूँ कि मेरी बहन ने ज़रूर कुछ लम्हे इनके साथ हंसे ठठाए थे, और तलाशता हूँ उनमें वह चेहरा जिसने बचपन में कितनी बार फूंक मार मार कर ठंडा कर रोटी खिलाई थी मुझे, जो लेती थी मेरे हिस्से की डांट अपने सिर पर और अड़ जाती थी, लड़ जाती थी सबसे। एक बात पूछूं तुमसे, एक बात पूछूं तुमसे, सच बताना, तुम्हें भाई की नम आंखें नहीं दिखती हैं कि पहुँच दो आकर इन्हें एक बार। माँ अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती है, माँ अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती है कि बतिया लो उससे एक बार। बच्चे तो अब भी किताब, फिल्म या कहीं और माँ देखकर छोटा सा मुंह कर लेते हैं कि हंसा दूं इन्हें एक बार लिपटा लूं अपने सीने से। बहन देखना ऊपर से अगर हो सके तो, बहन देखना ऊपर से अगर हो सके तो, कि तेरा जाना एक दुनिया का जाना है, तेरा जाना एक दुनिया का जाना है। फोटुओं पर पड़ी हुई मालाएं, फोटुओं पर पड़ी हुई मालाएं सचमुच बहुत वजनी होती हैं, फोटुओं पर पड़ी हुई मालाएं सचमुच बहुत वजनी होती हैं। और हम सब के दिलों पर भी, हम सब के दिलों पर भी एक पत्थर की मानिंद धरी हुई है तेरी फोटो पर लगी माला भी, तेरी फोटो पर लगी माला। बहुत खूब, अपने पूरे मजबे को इमोशनल और भावुक बना दिया। अब ये वक्त का तकाजा भी है और सर की मजबूरी भी कि इस मसरूफियात और व्यस्तता के बीच कि जब SIR का काम सुबह जल्दी से लेके और देर रात तक चल रहा है, ऐसे में भी ये यहाँ वक्त निकाल के आए, तो इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही कुछ सवाल हम लेंगे जो आपके लेखन और इनसे रिलेटेड होंगे, वो ले लेते हैं आखिर में। नमस्कार, आज आपका ये रूप भी देखा और लगता है जो यहाँ युवा हैं वो समझेंगे कि एक प्रशासकीय अधिकारी में एक इंसान तो होता ही है। मेरा सवाल उन युवाओं की तरफ से ही है
क्योंकि आप उस समस्या से सामना भी करते हैं। आप ज़मीन से जुड़े आदमी हैं और वहीं से आपकी सफलता यहाँ तक लाई है। असफलता से सामना आपका जरूर हुआ होगा और कई रूपों में हुआ होगा, और अभी आप जिस पद पे हैं उस पर भी आपको कई बार निराशा होती होगी। तो उससे सामना आप कैसे करते हैं? और ये जो युवा हैं, जो हम तमाम खबरें पढ़ते हैं कि जरा सी असफलता का सामना नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? चूँकि किताबों की बात हो रही है, तो इन्हें कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए जहाँ से इनका आत्मविश्वास जो है वो उस लेवल तक बना रहे? दरअसल जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कई बार उनको अपने आसपास की चीज़ें पता नहीं लगती हैं, और जिनको ढंग से लकड़ी का चम्मच भी नसीब नहीं हुआ वो बहुत चीज़ें पास में से देखते हैं। असफलता सबको मिलती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर। जरूरी नहीं वो परीक्षा के रूप में मिले, कहीं और चीज़ों पे मिलती है। आपने लक्ष्य बनाया, पूरा नहीं कर पाए। एक बार पता क्या है, कुछ मेंढकों में जिद हो गई कि हम पता है पहाड़ पे चढ़ेंगे। वो कुछ एक ने कोशिश की, थोड़ी सी और कोशिश की, फिर आधे रुक गए, अरे कौन चढ़ेगा इतना ऊंचा, चढ़ा नहीं जाएगा। दो चार ने और कोशिश की, जंप लगाते थक गए, गिर रहे हैं नीचे, फिर कोशिश की, लास्ट में 3-4 बचे। एक दूसरे का ना देख रहे हैं कौन पहले मना कर दे, फिर सारे उतरेंगे नीचे। वो फिर जंप लगा रहे हैं, बोले चढ़ा तो नहीं जाएगा। वो 3 नीचे उतर गए, एक चढ़ता गया, वो ऊपर चढ़ गया, पहुंच गया वो चोटी तक। पता कैसे? वो बहरा था। आप समझे? मतलब कई बार आलोचनाएं तोड़ती हैं हमें। आलोचनाएं बहुत तरह की हैं, निंदाएं, आलोचनाएं, अफवाहें। इंसान को हमेशा, देखो कोई भी मशीन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो मन फीका होता ही है, पर उस वक्त आपको आत्मावलोकन करना पड़ता है अपने अंदर। जहां अपील आपकी, दलील आपकी, वकील आप, जज आप, अगर वहां ज़मीर की अदालत आपको ठीक ठाक सा बता रही है, तो फिर आपको नए सिरे से पड़ता है। और जीवन के अंदर चुनना हमें है। 140-50 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर अगर गुमनामी की कतार में एक सिरे पर खड़े होना है, तो वो किसी की चॉइस हो सकती है। पर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, अपने ज़िंदगी में कोई भी सपना, ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी, जिस भी काम को करना चाहता है, वहाँ तक अगर वो पहुँचेगा तो उसको बहुत सुकून मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा। यह जीवन केवल सुबह चाय का गिलास, दोपहर का डिनर और शाम का, दोपहर का लंच और शाम का डिनर नहीं है। अगर ये ऐसा है तो सारे लोगों की ज़िंदगी फिर एक जैसी होनी चाहिए, पर यह अलग है। पता ये आँख है ना, गरीब के लगे चाहे अमीर के लगे, ये आँख खोलती है तो सूरज एक जैसा देखती हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ा आदमी है तो बहुत बड़ा सूरज दिखता होगा उसको। ये सूरज, चाँद, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो सब एक जैसी हैं। तो जब सब चीज़ें एक जैसी हैं, अवसर एक जैसे हैं, तो अंदर का जो जज्बा है वो बना रहना चाहिए, और ये आग जो है वही आपको आगे लेके जाती है। सर नमस्कार, मैं सर एडवोकेट हूँ और मैं आपको जो अलवर पोस्ट हेड थे तब से जानता हूँ सर आप। और मैंने आपसे क्वेश्चन यही है कि साहब लगभग मैंने 60-70 फैसले करवाए और आप पालना अधिकारी थे, उसमें कंप्लाइंस करने वाले ऑफिसर थे। तो न्यायालय के अंदर भी साहब आपकी एक ये इमेज आई कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, हम ऑर्डर दे रहे हैं और 10 दिन के अंदर पालना होके आ रही है। अब रिसेंटली आपने, मैं जयपुर कलेक्टर पोस्टेड थे, तब भी कोर्ट ने यही व्यू किया था कि चेक करना वो ही अलवर वाले कलेक्टर यहाँ पे है क्या। तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, आज मेरी खुश किस्मत है, मैं उसी टाइम पे आया हूँ जब आपका आना हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और समय की अपनी सीमा है, आपकी व्यस्तता भी है। मैं केवल आपकी जो अपने बहन को लेकर जो लिखा, ठीक वैसा ही किस्सा मेरे साथ है। मैं भी अपनी बहन को खो चुका हूँ, और मुझे याद आता है कि हर भाई को अगर उसकी बहन है तो संभाले रखना चाहिए। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए कि राखी बंधवा लेंगे, अगले साल बंधवा लेंगे, अभी चलने दें। बहुत ही भावुक आपकी कथा थी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बस हो चुका चलिए, है ना। आप आखिर में स्मृति चिन्ह और ये गिफ्ट देने के लिए मैं हमारे सीनियर साथी हरी जी से गुजारिश करूंगा कि वो सर को गिफ्ट दें। अभिषेक जी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ये इनको सर को दें।
जी फिर से एक बार आभार, धन्यवाद सर का कि वक्त निकाल के आप आए। थैंक यू वेरी मच।